सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन पर पड़ा महंगाई का असर। हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के मामले में प्रशासन का ध्यान आकृष्ट को लेकर अनूठा प्रदर्शन। समस्याओं को लेकर मीरापुर बसई उद्योग व्यापार मंडल समिति ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और महिला व्यापार मंडल शाखा ने महंगाई के विरोध में किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सावन माह में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन व मंगला आरती पर महंगाई का असर पड़ा है। सामान्य दिनों की अपेक्षा अब श्रद्धालुओं को अधिक शुल्क देकर दर्शन करना पड़ेगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सावन में मंगला आरती में यदि शामिल होना चाहते हैं तो आम दिनों की तुलना में करीब 5 गुना खर्च करना होगा। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने सावन के लिए आरती और सुगम दर्शन की नई दर जारी कर दी है। सावन में मंगला आरती के लिए 700 रुपये देने होंगे। यदि सोमवार को मंगला आरती में शामिल होना है तो 1500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। आम दिनों में मंगला आरती के लिए 350 रुपये शुल्क लगता है। इसी तरह सावन में सुगम दर्शन का शुल्क 300 के बजाय 500 लगेगा। सोमवार के लिए आम दिनों की तुलना में 2 गुना से ज्यादा 750 रुपये का टिकट लेना होगा। एक शास्त्री से रुद्राभिषेक 450 के स्थान पर 700 रुपये और 5 शास्त्री से 1380 के बजाय 2100 रुपये लिए जाएंगे। इसके लिए अभी क्रमशः 450 व 1380 रुपये लगते हैं। मध्यम भोग आरती, सप्तऋषि व रात्रि श्रृंगार भोग आरती का शुल्क 180 से बढ़ाकर 200 रुपये किया गया है। सावन सोमवार सन्यासी भोग के लिए 7500, अखंड दीप के लिए 700, रुद्राभिषेक 20 वर्ष के लिए 25,000, महामृत्युंजय जप 32 शास्त्री एक दिन के लिए 1 लाख व 7 शास्त्री से 5 दिनों में कराने के लिए 51,000 रुपये मंदिर कोष में जमा करने होंगे। सावन सोमवार श्रृंगार के लिए 15,000 रुपये व पूर्णिमा श्रृंगार को 3700 रुपये शुल्क देना होगा। बट सामान्य दिनों में सावन में अपेक्षाकृत अधिक भीड़ रहती है, तो इसलिए हम लोगों ने सावन के पहले से ही व्यवस्थाएं जो परिवर्तित थी वो सामान्य दिनों से डिफरेंट थी और उनमें जो व्यवस्थाएं थी उसमें ही हम लोगों ने नॉमिनल किराया बढ़ाया है। बाकी और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। उसका रीज़न भी यही है कि हम लोगों को इस बार मंगला आरती में बैठने और LED वगैरह लगा के एक अच्छी व्यवस्था देंगे हम लोगों को। श्रद्धालुओं के लिए इस बार बाकी हम लोग तो व्यवस्था करा रहे हैं पीने की और जो भी उनकी सुविधाजनक है। एक जो इस बार श्रद्धालुओं के लिए नया विषय रहेगा वो ये रहेगा कि परिसर को वो लोग अच्छे से दर्शन, अब चूँकि परिसर अपने स्वरूप में आ गया, दर्शन कर सकेंगे उसके और एक नया अनुभव उनको फील होगा। जो परियोजना है चल रही है उसमें विस्तारीकरण हुआ है उसके नया अनुभव कहाँ तक चल पाएंगे इस बार? अभी चूंकि कंस्ट्रक्शन साइट तो हम लोग मंदिर परिसर और चौक एरिया तक ही उनको रखेंगे कि हम पिछले साल जो सामान्य दिनों में सोमवार के अतिरिक्त सावन में व्यवस्था थी वो 600 रुपये थी। इस बार हम लोगों ने मात्र 700 रुपये कर दिया है ताकि हम लोग और अच्छी व्यवस्था दे सकें। इसी तरह से जो सोमवार को व्यवस्था थी वो 1200 थी पिछले साल, इस बार हम लोगों ने इसको 1500 किया है मात्र इसलिए कि हम लोग LED लगा रहे हैं, बैठने की और अच्छी व्यवस्था करें। चूँकि परिसर भी बड़ा हुआ तो हम लोग अच्छी व्यवस्था कर पाएंगे वहाँ। भोजूबीड़ से क्राइस्टनगर तक सड़क खस्ताहाल है, जिससे हो रही दिक्कतों को लेकर मीरापुर बसई व्यापार उद्योग समिति के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे। भोजूबीड़ से लेकर क्राइस्टनगर चांदमारी तक खराब सड़क से हो रही दिक्कतों के समाधान के लिए शुक्रवार को मीरापुर बसई व्यापार उद्योग समिति के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जिलाधिकारी के नाम का 5 सूत्रीय मांग पत्रक ADM प्रोटोकॉल को सौंपा। व्यापारियों ने जिलाधिकारी से मांग की कि सड़क की वजह से हमें और राहगीरों को काफ़ी दुश्वारियां सहनी पड़ रही है, अतः इसे अतिशीघ्र बनवाया जाए। इस संबंध में मीरापुर बसई उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर ने बताया कि आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। उनकी अनुपस्थिति में ADM प्रोटोकॉल को ज्ञापन दिया है। भोजूबीड़ से लेकर चांदमारी क्राइस्टनगर की प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट रही है। उसकी सड़क की दुर्दशा से सभी परेशान है। इसका कारण जल निगम और जलकल की लाइन से लगातार हो रहा पानी का लीकेज है। इससे मार्ग की हालत इन दिनों काफ़ी खस्ता हाल हो गई है, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। ADM प्रोटोकॉल को पत्रक सौंपा गया। पत्रक में ये बताया गया कि भोजूबीड़ से लेकर चांदमारी क्राइस्टनगर जो PFC प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था वहाँ तक की रोड पूरी तरीके से
2 साल से टूटी फूटी पड़ी हुई है, जिसका कारण जलकल और जल निगम, जल लीकेज की वजह से सड़क अंदर ही अंदर पोल हो चुकी है और कभी भी कहीं का भी सड़क 10-10, 12-12 फीट धंस जाती है। क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से ये मांग किया गया कि जल लीकेज की समस्या को दूर कराया जाए और सड़क को अविलंब क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाए। एनडीआरएफ के नए कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने अपना कार्यभार संभालते हुए एक प्रेस वार्ता कर एनडीआरएफ की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। एनडीआरएफ के नए कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने अपना कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर एनडीआरएफ के कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। कमांडेंट मनोज शर्मा का कहना था कि आने वाला समय बाढ़ का है। यदि बाढ़ आती है तो हमारी 18 टीमें बाढ़ से निपटने के लिए तैयार हैं, जो बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। वार्षिक क्रियाकलाप है। हम एक वर्ष में एक बार आप लोगों के समूह आते हैं। उस दौरान हम पिछले एक वर्ष में जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनकी जानकारी आपको मुहैया कराते हैं। जो हमने पिछले वर्षों में ऑपरेशंस हुए हैं उसमें हमारे जो लेसन लर्न हैं उनके आधार पर जो हमने अपनी ट्रेनिंग इम्प्रूव किया है और हमारी जो तैयारी है उसके मद्देनज़र रखते हुए हम समाज को, प्रशासन को ये बताते हैं कि हम किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचने के लिए, बचाव करने के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं और आप एनडीआरएफ में विश्वास रखिए। और एनडीआरएफ के लिए कहा जाता है कि फ्रेंड इन नीड। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एनडीआरएफ एक सेवियर रेस्क्यूअर फोर्स है और किसी भी तरीके की आवश्यकता होगी तो हम आपके साथ हैं। सर, संभावित जो मानसून है चल रहा है, संभावित बाढ़ को लेकर एनडीआरएफ की क्या इस बार की तैयारी है कि कुल कितनी टीमें और कितने जनपदों को तय करेगा एनडीआरएफ बनारस से? उत्तर प्रदेश के 57 जिले यानी 57 डिस्ट्रिक्ट्स की हमारी जिम्मेवारी है और हम लगातार नहर विभाग, सिंचाई विभाग, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी मौसम विभाग, इन सबसे लगातार संपर्क में है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीआरएफ, सभी के साथ में हमारा कंट्रोल रूम संपर्क में है और कहीं भी किसी तरीके की इस तरीके की अगर आशंका बनेगी बाढ़ की तो हम तुरंत वहाँ पर प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन की जानकारी से हम तुरंत अपने आप को वहाँ पर पहुँचाएंगे। और कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा इससे पहले एसपीजी के प्रमुख भी रह चुके हैं। साथ ही 1999 में सीमा सुरक्षा बल में तैनात रहे। 2021 में एनडीआरएफ कमांडेंट बनाए गए। 13 जुलाई को गौसाबाद में पूर्व छात्र नेता पे हुए हमले का खुलासा कैंट पुलिस ने किया, जिसमें 5 अपराधियों में से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 जुलाई की रात गौसाबाद इलाके में विद्यापीठ के पूर्व छात्र नेता राहुल राज के ऊपर जानलेवा हमले का खुलासा करते हुए कैंट पुलिस ने 5 में से 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार राहुल राज के ऊपर गोली श्रीराम कॉम्प्लेक्स अंधरापुल में बुकिंग काउंटर्स के वर्चस्व के विवाद को लेकर चलाई गई थी। इस संबंध में एसीपी कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि 13 जुलाई की रात नदेसर इलाके में राहुल राज नामक व्यक्ति को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। इस संबंध में घायल ने 9 लोगों को नामजद किया था। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस घटना के अनावरण में लगी हुई थी। इसी क्रम में यह तथ्य सामने आया कि यह गोली श्रीराम कॉम्प्लेक्स में बुकिंग को लेकर किया गया है। इसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने चौकाघाट के छत्तीसगढ़ जाने की फिराक में खड़े इस घटना में शामिल आजाद सोनकर निवासी S17/330 C2 रोडवेज पानी टंकी मलदैया थाना सिगरा, सनी कन्नौजिया निवासी S23/62 ढेलवरिया चौकाघाट थाना जैतपुरा और विमलेश कुमार निवासी M8 लच्छीपुरा कॉलोनी नदेसर थाना कैंट को गिरफ्तार कर लिया। जब हमने क्राइम टीम को इस पर लगाया तो कुछ नए तथ्य प्रकाश में आए। उसमें यह आया कि इसमें टोटल घटना कारित करने वाले 5 लोग थे। इसमें 3 मुख्य रूप से जो अभियुक्त थे वो मयंक गुप्ता, उसमें संदीप सोनकर और आज़ाद सोनकर थे। आज़ाद सोनकर से पहले का विवाद था राहुल राज का, जो उनका श्रीराम कॉम्प्लेक्स में बस टिकटिंग ऑफिस को लेके पहले से ही विवाद था। पहले मुकदमा भी लिखवा चुके हैं राहुल राज के मित्र आज़ाद सोनकर पे। उस बात को लेके भी आज़ाद सोनकर के मन में इनके प्रति रंजिश थी।
तो पूरी प्लानिंग घटनाक्रम की इस तरह हुई थी कि इन्हें पकड़ने में प्रभारी निरीक्षक कैंट राकेश कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर टुन्नू सिंह, कांस्टेबल रामानंद यादव, कांस्टेबल अखिलेश गिरी, कांस्टेबल मनीष बघेल, कांस्टेबल अजय प्रताप सिंह, रिक्रूट कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार पटेल, रिक्रूट कांस्टेबल उमेश कुमार भारती ने मुख्य भूमिका निभाई। 4 अप्रैल 2021 को जिला महासचिव एनडी तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाबत अब तक कोई भी गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल अपर पुलिस महानिदेशक से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। विगत 4 अप्रैल को कांग्रेस के जिला महासचिव एनडी तिवारी की गोली मारकर निर्मम हत्या के मामले में अभियुक्तों की अब तक कोई गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल आज शुक्रवार को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से इन लोगों की मांग थी कि स्वर्गीय तिवारी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए एवं स्वर्गीय तिवारी के परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। इस प्रतिनिधिमंडल में श्रीमती सुमन तिवारी पत्नी स्वर्गीय एनडी तिवारी के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय शंकर पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद तिवारी, उमाशंकर तिवारी, अरुण मिश्रा, अशोक सिंह, देवेंद्र सिंह आदि कांग्रेस जन शामिल थे। एनडी तिवारी जी की आज से करीब 3.5 महीने पहले उनकी हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने सारे साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं, षड्यंत्रकारियों को भी बताया गया है, उसका सीडी बना के दिया गया है और आज तक कोई कार्रवाई संतोषजनक नहीं हुई। उसकी संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल अपर महानिदेशक पुलिस से आज मुलाकात करने आए। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, अपने एसपीआरए को बोले हैं, सीओ को बोले हैं कि यदि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनका तबादला करके किसी अन्य से जाँच करा करके दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाने का काम करें। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। दोपहर 12 बजे फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े शहरी पथ विक्रेताओं का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माया पांडे ने अपने विचार व्यक्त किए। दोपहर 12 बजे फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े शहरी पथ विक्रेताओं का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माया पांडे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ठेला पटरी वालों को संगठित कर उनके हक व अधिकार के लिए हर प्रकार के संघर्षों में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे व सामाजिक दृष्टिकोण एवं सकारात्मक सोच के प्रति जागरूक करने की कोशिश भी करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य कर्मचारी संघ परिषद जिला अध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों की जागरूकता व एकजुटता का परिणाम है कि कोविड-19 में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में वाराणसी प्रथम स्थान पर रहा। मुख्य वक्ता नगर निगम कर्मचारी संघ महामंत्री मनोज कुमार ने कहा कि इस प्रकार की क्षेत्रीय सम्मेलन समय समय पर आयोजित कर शहरी पथ विक्रेताओं व उनके हक अधिकार के लिए जागरूकता लाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद सिंह, संचालन सचिव अभिषेक निगम, कार्यक्रम संयोजक अजय सिंह बॉबी ने धन्यवाद ज्ञापन वाराणसी टेंट व्यवसायी संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रीवास्तव ने किया। उद्देश्य संगठित होने का और सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं वो जन जन तक किस तरीके से सरल और सुलभ तरीके से पहुंच सके, इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। शहर में शहर के तमाम प्रबुद्धजन और तमाम मुख्य रूप से हम लोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माया पांडे जी और हम लोगों के जितने भी संरक्षक मंडल के पदाधिकारीगण हैं वो भी आज मंचासीन
आसीन हुए। आज शुक्रवार को वाराणसी व्यापार मंडल की महिला शाखा महंगाई के विरोध में शहीद उद्यान सिगरा से भारत सेवाश्रम आश्रम तक रोष प्रदर्शन करते हुए महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतर गई। आज शुक्रवार को वाराणसी व्यापार मंडल की महिला शाखा महंगाई के विरोध में शहीद उद्यान सिगरा से भारत सेवाश्रम तक रोष प्रदर्शन करते हुए महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतर गई। महिलाओं का सवाल था कि बढ़ती हुई महंगाई को अगर सरकार कम नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद करें। पेट्रोल पदार्थों में आग लगी हुई है, माल भाड़े बढ़ते जा रहे हैं, खाद्य तेल अनाज सबके दाम आसमान पर पहुंचे हुए हैं। आखिर ये सब कंट्रोल करना सरकार ही का तो काम है। महिला मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी ने इस रोष प्रदर्शन के बारे में बताया कि थक हार कर महिलाएं घर में तो नहीं बैठ सकती, आखिर किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा। जब प्रशासन ही सो रहा है तो हम महिलाओं को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसी क्रम में आज हम सभी लोग सड़क पर उतरे हैं। सरकार अगर महंगाई पर काबू नहीं करती है तो सभी वर्ग से उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चालू हो जाएगी। सरकार से यही निवेदन है कि जो बढ़ते दाम हैं डीजल, पेट्रोल और गृहिणियों के जो गैस के दाम हैं, आटा, चावल, दाल, हर चीज़ के दाम इस समय बढ़े हुए हैं। बस सरकार से यही मांगे कि वो इनको कम करें और हम गृहिणियों को जीने दें। इस रोष प्रदर्शन में अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, प्रमोद अग्रहरी, महामंत्री आरती शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू सोनी, शंकर चौबे, रमेश भारद्वाज, धीरज चौरसिया, रोहित श्रीवास्तव, सत्येंद्र, प्रमिला जायसवाल आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। दुर्गाकुंड अंध विद्यालय को खोलने के लिए दृष्टिहीन छात्रों ने डीएम कार्यालय के सामने डफली बजाकर गुहार लगाई। दुर्गाकुंड अंध विद्यालय के छात्र अपने विद्यालय के वजूद को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने डफली बजाकर प्रदर्शन किया। अंध विद्यालय वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय पूर्वांचल का एकमात्र विद्यालय है जहां दृष्टिबाधित छात्र पढ़ते हैं। यहां छात्रों के लिए 250 सीटें हैं, लेकिन विद्यालय ने अब 9वीं के ऊपर छात्रों का एडमिशन लेना बंद कर दिया है। साथ ही साथ हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को जबरिया हॉस्टल से निकाल दिया गया है। हॉस्टल से निकाले गए 70 छात्र विद्यालय के आसपास भिखारियों की भांति पेट भर रहे हैं। इन छात्रों का आरोप है कि फर्जी तरीके से ट्रस्टी बनकर कुछ लोग कब्जा कर उस पर शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत साइकिल स्टैंड व कपड़े का गोदाम बनाकर हो चुकी है। प्रशासन से अपील है कि इसे पूर्व की भांति चालू किया जाए। और कई व्यापारी इसके ट्रस्टी हैं, लगभग 18 में से 17 व्यापारी हैं जिनकी नज़र हमारे उस विद्यालय पे पड़ गई है और वो आज विद्यालय का उपयोग अपने व्यावसायिक कामों में करना चाहते हैं। और हम छात्रों को उन्होंने, जो दृष्टिहीन छात्र हैं, छोटे छात्र, 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा बंद कर दी। जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन ने आराम से उनकी ये बंदी स्वीकार भी कर ली। ये बात जानते हुए भी कि प्रदेश में लगभग 18 लाख 20 लाख बच्चे हैं और पढ़ने की सुविधा सिर्फ 18 लाख 20 लाख में से 5 या 600 को है। ये सारी चीज़ें जानते हुए भी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया, विद्यालय अंदर बंद कर दिया गया और छात्रों को कोरोना का एक अपॉर्चुनिटी पाके बाहर कर दिया गया, सारे छात्रों को। और आज हम सड़क पर इधर उधर 1 साल से पिछले कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक अधिकारी से मिलकर हम अपनी समस्या कहें। शायद इतनी संवेदना होगी लोगों में कि ये बात समझेंगे, लेकिन अब तक केशव प्रसाद मौर्य तक हम पहुंच गए फिजिकली जनता दरबार में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे हम आंदों का आंदोलन सिर्फ एक हुड़दंग समझा जाता है, वही हमसे सरकार से लेके, ट्रस्ट से लेके, जिला प्रशासन हो, प्रधानमंत्री हो, सब एक तरह का रवैया। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में लोहरावीर चौराहे पर स्थित भारतीय स्वाधीनता के महानायक चंद्रशेखर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें स्मरण किया गया। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोहरावीर चौराहे पर स्थित भारतीय स्वाधीनता के महानायक चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर आज कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उन्हें नमन करते हुए कहा, आजाद का बनारस से बहुत गहरा संबंध रहा। वो बनारस में संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करते हुए ही क्रांतिकारियों के संपर्क में आए तथा क्रांति दल के सदस्य बने। ज्ञानवापी की एक सभा में काशीवासियों ने ही चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद के नाम से विभूषित किया। आजाद ने देश की स्वाधीनता के लिए जिस तरह से अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, इतिहास में अमर और अमिट रहेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद पर रोष व्यक्त करते हुए स्वाधीनता सेनानियों और महापुरुषों की उपेक्षा और अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा, बनारस में भाजपा के 8 विधायक, 3 मंत्री और मेयर होने के बावजूद भी आजाद के जयंती पर उनके सम्मान में किसी ने भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं की, जो भाजपा के फर्जी राष्ट्रवाद का द्योतक है।
इतना ही नहीं, शहर के बीचों बीच मुख्य चौराहे पर स्थित आजाद की प्रतिमा पर लगी छतरी जर्जर हो गई है, जिसकी मरम्मत और रंग रोगन तक नहीं की गई। चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती है। उनके जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग के लोग आज चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में पूरे देशवासियों की ओर से उन्हें नमन करते हुए बनारस के शहर के बीचों बीच स्थित लौराबीर चौराहे पर स्थित आजाद प्रतिमा पर उन्हें माल्यार्पण कर उन्हें कांग्रेस के सारे नेतागण देशवासियों की ओर से आज नमन कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश सचिव श्रीकांत विश्वकर्मा, वाराणसी जिला अध्यक्ष नंदलाल विश्वकर्मा, श्रीमती श्याम सुंदरी देवी, सोनीपाल, रमेश विश्वकर्मा, दीनदयाल भैरव जी, सुरेश विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। सूरज से समृद्ध उत्तर प्रदेश अभियान के अंतर्गत विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सौर ऊर्जा विषय पर घोषणा पत्र जारी किया गया। वाराणसी के पराड़कर भवन में शुक्रवार को सूरज से समृद्ध उत्तर प्रदेश अभियान के अंतर्गत एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को मुख्य रूप से क्लाइमेट एजेंडा की सानिया अनवर और शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय विकास समिति के अध्यक्ष सतीश सिंह ने संबोधित किया। इस अवसर पर अभियान की ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सौर ऊर्जा के विषय पर लाखों लोगों के समर्थन से तैयार हुए जन घोषणा पत्र को भी जारी किया गया। सौर ऊर्जा के विषय पर जारी इस जन घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताते हुए क्लाइमेट एजेंडा की अभियानकर्ता सानिया अनवर ने कहा, यह जन घोषणा पत्र वाराणसी समेत यूपी के 4 अन्य सोलर शहरों में योजना के कुशल और समयबद्ध अनुपालन की मांग करता है। साथ ही प्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक संरचना के आधार पर योजना के विस्तार की मांग भी घोषणा पत्र में प्रमुखता से उठाई गई है। ये जन घोषणा पत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के तीर्थ, पर्यटन, पर्यावरण और नौजवानों के रोजगार, नौकरी आदि को मजबूत करने के लिए सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पब्लिक मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं जो सौर ऊर्जा पर आधारित है, जिसमें कुछ सौर ऊर्जा से संबंधित मांगें लिखी गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में हम ये चाहते हैं कि बाकी सभी मुद्दों के साथ साथ सौर ऊर्जा को भी एक प्रमुख मुद्दा बनाया जाए। इसमें मुख्य रूप से जो मांगें हैं वो ये है कि इसमें 50% तक की न्यूनतम सब्सिडी दी जाए सभी उपभोक्ताओं को जो भी सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और 50% की सब्सिडी देने पर लोग ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे। इसके साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की बात है, जिसमें कि सौर ऊर्जा के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, पैनल्स हैं, बैटरीज हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, उनका निर्माण हमारे प्रदेश में ही हो, जिससे युवाओं को एक रोज़गार मिल सके। और 10 लाख सूर्य मित्रों की नियुक्ति की भी हम बात कर रहे हैं। हम एक स्वच्छ ऊर्जा अपने घरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये जो जिस ऊर्जा का इस्तेमाल आज हम लोग कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन से बना है और उसका धुआं हमारे पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इससे बचने के लिए सूरज में जो अथाह ऊर्जा है उसका प्रयोग हम कैसे कर पाएँ, उसके लिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस अभियान को सरकार प्राथमिकता के आधार पर चलाए और आम लोगों तक इसकी पहुंच बनाए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। वाराणसी लाइव, सच के साथ।